हेलो नमस्कार, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्लास में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं एसएससी जीडी के जो जीएस में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखेंगे। यानी आज का जो हम लोग का लेक्चर रहने वाला है ये जीएस स्पेशल रहने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का उसका क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जहां से क्वेश्चन ये उठाए हैं वो जो क्वेश्चन है ये RWA जो पब्लिकेशन है उस बुक का क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा। यानी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इस बुक को हम लोग रिवीजन कर डालेंगे इस चैनल पर। तो इस बुक में जितना क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और पूरा व्याख्या के साथ देखेंगे, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन से यदि व्याख्या उसका देखते हैं तो व्याख्या से जो है एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन याद होता है। जिससे आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें जो है 2 आप लोग का व्याख्या दे दिया गया है। तो एक क्वेश्चन एक वो हो गया और 2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी एक क्वेश्चन से हम लोग को इनडायरेक्ट 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया। इस प्रकार से सभी व्याख्या को देखेंगे, एक भी व्याख्या को छोड़ने वाले नहीं है। तो हम लोग इस चैनल पर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं होगा उनको मैं बता दूं, क्योंकि अभी 1-2 लेक्चर हुआ है तो आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चैनल पर हम लोग एक लेक्चर जो है हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे तो एसएससी जीडी के चारों पार्ट को, यानी जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये चारों को जो है हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उसके प्रीवियस में कौन कौन क्वेश्चन आया है और किस टाइप से क्वेश्चन आया है और किस चैप्टर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आया है। क्योंकि हम लोग को जब से जानकारी नहीं चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तक हम लोग बेस्ट जो है स्ट्रेटजी नहीं अपना पाएंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा इस बुक का, तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चाहे कोई भी एग्जाम को क्रैक करना हो तो सबसे अहम कोई भूमिका निभाता है तो वो है प्रैक्टिस सेट। तो बिना प्रैक्टिस सेट के जो है कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बिना जो है रिवीजन का हम लोग जो है कोई भी एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जाएंगे एग्जाम में तो कन्फ्यूजन वहाँ पैदा हो जाता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो पढ़ेंगे कब हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक जीएस का जो है एक चैप्टर स्टार्ट किया है। तो उससे पहले हम लोग इस बुक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए एकदम जो है शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिनको जानकारी नहीं होगा ये कहाँ से बुक है, तो ये सामान्य ज्ञान का बुक है जो RWA के द्वारा जो है निकाला गया है। रोजगार विथ जो है अंकित एप्लीकेशन है, उसके द्वारा जो है ये स्पेशल एसएससी जीडी का 4 बुक आता है, वही बुक आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस बुक में जो है यहाँ पर अंकित भाटी सर की जो है कलम से यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग के सामने जो है यहाँ पर बहुत सारा सारांश को लिखा गया है, आपको आपके भविष्य के लिए जो है बहुत महिमा सा यहाँ पर बात को बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो इतिहास देखेंगे। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले हम लोग इतिहास से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एंड इकोनॉमिक्स, और उससे पहले जो है हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो है हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से कुछ हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ये जीएस वाले बुक को। आप सभी लोग को मैं बतला दूं कि देखिए यहाँ पर एक स्टैटिक भी छूटा हुआ है। स्टैटिक आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना स्टैटिक का जो है आप लोग एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में कोई भी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ है उसमें देखिएगा तो सबसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे कि हम रेडी हो गए हैं, क्लास स्टार्ट करिए। सभी लोग थम्स अप करिए जल्दी से। मैं यहाँ पर ग्लास निकाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हमको लग रहा है। जल्दी से बतलाइएगा सभी लोग। चलिए सभी लोग तो बोलेंगे ही क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग पढ़ने आए हैं तो यहाँ पर क्लास ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैं जूम कर लिया हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहिएगा, सर अलेक्जेंडर को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो आप लोग यही याद रखिएगा। तो पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग इनसे संबंधित 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये तो वही बात हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक जो है पूरा पाषाण स्थल है? इसमें से बतलाना है कौन एक जो है पूरा पाषाण स्थल है, जल्दी से बतलाइए। पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल कौन सा है इसमें से? तो आप लोग कहिएगा हुनसागी यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हुनसागी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण कालीन स्थल हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिरांद बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ये बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर आप लोग को चिरांद लग रहा है, बुर्जहोम और मेहरगढ़ जो है ये कौन सा कैसा है? आप लोग कहिएगा नवपाषाण कालीन जो है ये स्थल है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे है? तो प्राचीन काल में जो है कमकार शब्द का जो प्रयोग है वो किससे संबंधित है? तो आप लोग क्या कहिएगा? कारीगरों से, हुनर से, कर संग्रह अधिकार से, या भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से? तो आप लोग क्या कहिएगा? भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कमकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहार खेतिहार मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नकद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। कहा गया है लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहा का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसके जगह लोहा का इस्तेमाल हो रहा था? क्या लकड़ी की जगह, पीतल की जगह, पत्थर की जगह, या कांसे की जगह? तो आप लोग कहिएगा ना तो पत्थर होगा, ना तो लकड़ी होगा, ना तो पीतल होगा। यहाँ पर होगा कौन? तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है कांसे। कांसे का जो है इस्तेमाल होने लगा था, लोहे का इस्तेमाल होने लगा था कांसे की जगह पर। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इससे संबंधित जो है दो चार पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने जो है पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग जो प्रस्तुत किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भारत में लौह युग जो है निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? आप लोग जल्दी से बताइए किस कालखंड में आता है? तो भारत में जो है लौह युग में जो है लौह युग जो है वो किस कालखंड के अंतर्गत आ जाता है? तो आप लोग कहेगा 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1500 बीसी से 200 बीसी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने रहा। इसमें कहा गया है कि भारत में लौह युग की अवधि आप लोग याद रखिएगा 1500 से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। देखिए क्या चलता था पहले जो है, आज के डेट में 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ जो है गिनती चलता है, यानी बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से चलता है। लेकिन पहले क्या हो रहा था? पहले जो हो रहा था ऐसे चल रहा था 4 3 2 1, तो इस प्रकार से पहले जो है काउंट हो रहा था। तो इसीलिए जो है यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 1500 से लेकर यहाँ पर कहा गया 1500 से लेकर 200 ईसा पूर्व इस प्रकार से लिखा गया है। आप लोग कहिएगा कि ये घट क्या गया है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है? तो नहीं, बिल्कुल मिस प्रिंट नहीं है। इसी प्रकार से ईसा पूर्व में चल रहा था। जब ईसा मसीह का जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद जो है ईस्वी गिनाने लगा, उससे पहले जो है ईसा पूर्व ही चल रहा था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया प्रारंभिक लौह युग की अवधि जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मध्य लौह युग की अवधि जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है, उत्तर लौह युग की अवधि जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। यानी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक का जो लौह युग बोला जाता है, इसमें भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी बांटा गया है कौन कौन सा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक लौह युग जो है ये 1500 से 1000 ईस्वी, मध्य लौह युग जो है 1000 से 600, और उत्तर लौह युग जो है ये जो है 600 से लेकर 200। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने रहा।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सिंधु सभ्यता के लोग बनने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो है किसको बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। तो सभी लोग जल्दी बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा कांसे का जो है, कांसे को बनाने के लिए टीन और तांबे का मिश्रित करते थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 1 मिनट रुकिएगा खाली। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा पीछे लेते हैं अपने इस कुर्सी को। यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग को ज्ञात होगा कि सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो तो होगा नहीं, लोथल भी नहीं होगा, हड़प्पा भी नहीं होगा। तो क्या बचा ऑप्शन? तो ऑप्शन आप लोग का एक ही बचा, कौशाम्बी बचा। भारत में मध्य लौह युग की अवधि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। कौशाम्बी यानी प्रयागराज के समीप जो है उसी का बात किया जा रहा है। कौशाम्बी जो है प्रयागराज के समीप है और उज्जैन जैसे स्थलों पर खुदाई से जो है सड़कों, जल निकासी प्रणालियों तथा सार्वजनिक भवनों के साथ आरंभिक शहरी नियोजन का पता चला है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन है कि किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहेगा चित्रित धूसर बर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रित धूसर बर्तन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हमें बुझा रहा है कि हो रहा है। चलिए यहाँ रहेगा वो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या में देखिएगा बताया गया है, मूल रूप से चित्रित जो दूषित मृद भांड प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण बस्तियों का प्रतीक है। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा लिखा गया है, चित्रित दूषित जो मृद भांड से संबंधित लौह युग के सबसे प्रारंभिक प्रमाण पूर्वी पाकिस्तान में घग्गर जो है हाकर नदी एवं उत्तरी राजस्थान में गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त होते हैं। तो सही पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम लोग को बोरिंग टाइप पर महसूस होगा क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट है। तो हिस्ट्री में जो थोड़ा सा बोरिंग लेखा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हिस्ट्री को बहुत जल्द जो है निपटा देंगे। 4 से 5 दिन में जो है हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग 2 से 3 दिन में हम लोग पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे, ज्योग्राफी भी 2 से 4 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद 1 दिन में इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो है क्लास चलता रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो माइक्रोलिथ गैस का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा छोटे पत्थर के औजार के लिए। छोटे पत्थर के औजार के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी, यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नुकीला होता था। यह उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने के लिए किया जाता था। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग कहिएगा क्रिश्चियन जो है जुगर्न्स
थॉमसन द्वारा किया गया था। थॉमसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिश्चियन जुगरेनसन थॉमसन द्वारा किया गया था। अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, अगला लिखा गया है 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुरगेन्स थॉमस को पुरातत्व संग्रह का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जो बाद में कोपेनहेगन में डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। प्रदर्शनी हेतु पुरावशेषों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करते समय इन्होंने उन्हें 3 काल प्रणाली के अनुसार कालानुक्रमित रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको पढ़िए और जल्दी से इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। सभी लोग पढ़िए और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन है, वह अवधि जब हम लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग कहिएगा मध्य पाषाण काल, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आंसर करके लिखा हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा, मध्य पाषाण काल। इस क्वेश्चन का यहाँ पर व्याख्या देख लीजिएगा। लिखा गया है, भारत में मध्य पाषाण काल का प्रारंभ होलोसीन युग के साथ हुआ था। होलोसीन युग के साथ हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज्यादा चमक रहा है, उधर साइड भी लाइट है और नजदीक है, तो यहाँ पर उससे साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हमको बार बार यहाँ पर आकर देखना पड़ रहा है, और उधर से खड़ा हो रहे हैं तो इधर भी लाइट है। तो यहाँ पर जो लाइट का जो है सेटअप अच्छा से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कोई नहीं, हम लोग सुधार लेंगे उसको भी। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है, भारत में मध्य पाषाण काल का प्रारंभ होलोसीन युग के साथ हुआ था। मध्य पाषाण काल के जो है उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिसके कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा, माइक्रोलिथ आखिर इसको क्यों कहा जाता था। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिसके कारण इन्हें माइक्रो जो है लिथ कहा जाता था। नोट में आप लोग याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, उसका जो है मध्य पाषाण काल, उसका जो है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो सबसे पुराना हो गया उसको पूरा पाषाण काल, जो बीच के काल है उसके मध्य पाषाण काल, और जो सबसे नया है उसका नव पाषाण काल आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो भारत में जो शुतुरमुर्ग है ये किस काल में पाए जाते थे? देख सकते हैं आपके सामने जो है SSGD 12 फरवरी 2025 को 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग क्या कहिएगा, शुतुरमुर्ग जो है ये पूरा पाषाण काल में पाया गया था। पूरा पाषाण काल में पाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पाटन पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्ण के साथ जो है प्राप्त हुए। इसके वजह से ही हमको पता चला कि ये जो है पूरा पाषाण काल का जो है पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डच भाषा में मुर्दों का टीला है। जो मोहनजोदड़ो है ये किस भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता था? यानी जो मोहनजोदड़ो नाम है इसको किस भाषा में, जैसे भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, यानी उसी तरह किस भाषा में जो है इसका नाम जो है मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में जो है इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। किसको? तो मृत्यु जो है मोहनजोदड़ो है उसको। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है।
सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग मोहनजोदड़ो का लोकेशन याद रखिएगा। लरकाना जिला लरकाना जिला सिंधु नदी के तट पर, कहाँ पर? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग कहिएगा खरोठी। खरोठी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं है? सिंधु घाटी यहाँ पर लिखा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये अपने जो है किस लिए जाना जाता था? तो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक शहर वाला इलाका हुआ करता था, यानी नगर हुआ करता था। ये गांव का सभ्यता नहीं था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये शहर हुआ करता था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, किस स्थल से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो क्या बताइएगा? तो आप लोग कहिएगा दैमाबाद। दैमाबाद आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पूछेगा दैमाबाद कहाँ है, तो आप लोग कहिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद से ये जो है मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो आप क्या बताइएगा? तो आप लोग कहिएगा परुष्णी कहा जाता था। परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर प्राचीन नाम लिखा हुआ है नदी का नीचे में, और यहाँ पर आधुनिक नाम यानी वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आस्किनी जो है उसका वर्तमान नाम क्या है अभी? तो चिनाब। ऐसे याद रखिएगा। चिनाब का जो है प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो आस्किनी। व्यास नदी का प्राचीन नाम तो विपाशा। झेलम नदी का प्राचीन नाम तो वितस्ता। उसके बाद गंडक नदी का प्राचीन नाम तो आप लोग कहिएगा सदानीरा। गोमल नदी का प्राचीन नाम तो आप लोग कहिएगा गोमती। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं सभी लोग। एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। शुरू में मैं आप लोग को नहीं बता पाया था। टोटल जो है हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, और पर डे जो है सभी बुक का जो है हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। चारों बुक का रिवीजन करने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी चारों बुक का रिवीजन आप लोग को देखने को मिलेगा। पर डे जो है आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपडेट किया जाए तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, कल या परसों आप लोग को एक टाइमिंग भी फिक्स कर दूंगा, जहाँ पर वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। जिस टाइम पर जो जिसका वहाँ पर लेक्चर देखने को मिलेगा वो आप लोग को टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा चैनल पर भी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? जो कि SSC GD 6 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग कहिएगा शत्रुधि। तो शत्रुधि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी आप लोग देख लीजिएगा। तो उधर प्राचीन नाम और इधर आधुनिक नाम लिखा गया है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता हो जाएगा, चिनाब का आस्किनी हो जाएगा, और रावी का परुष्णी हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग एक दो नाम इसमें से देखकर आए हुए हैं। व्यास का विपाशा, गंडक का जो है सदानीरा, घुमल का घूमती। ऑप्शन अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था?
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था, तो आप लोग कहिएगा दर्शन एवं ज्ञान था। तो उपनिषदों का मतलब क्या होता है, दर्शन एवं ज्ञान होता है। उसको जो केंद्रीय जो है यहाँ पर क्या किया गया है, केंद्रीय विषय। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह। ये तो सभी लोग को याद होगा, क्योंकि ये तो बहुत लोग को याद हो जाता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ से वहां तक पहुंचते पहुंचते सभी लोग का आंसर जो कमेंट बॉक्स में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं। ये तो कोई क्वेश्चन याद हो या ना हो, ये तो क्वेश्चन सभी लोग को याद होता है, क्योंकि जादू टोना का जहाँ बात आएगा ये तो सभी लोग को याद होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। जादू टोना अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाजनिष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अथर्ववेद में जो है जादू टोना, रोग निवारण, ये सभी जो है अथर्ववेद से संबंधित है। इसी में जो है ये बताया गया है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो खासकर बिहार के स्टूडेंट है उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी, तो आप लोग कहिएगा कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी आप लोग याद रखिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनका मृत्यु हो गया। तत्पश्चात इनका जो है लालन पालन यानी देख रेख किसके द्वारा किया गया था, तो उनके मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा देख रेख किया गया था। तो यही जो है क्या हो जाएगी, तो बौद्ध धर्म के प्रथम जो है भिक्षुणी हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इनके मौसी थी। ये बात याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे, तो बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद और जो सरिपुत्र और प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कहिएगा अश्वघोष। अश्वघोष यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा। मिलिंद पन्ह, मिलिंद पन्ह का आप लोग मुख्य रचनाकार याद रखिएगा नागसेन। माध्यमिक सूत्र के लेखक नागार्जुन। अभिधर्म कोश का लेखक जो है वसुबंधु। विशुद्धमिग का लेखक जो है बुद्धि घोष हो जाएगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग के सामने है। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग के सामने है। महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर का जो परिसर है उसका संबंध जो है किसके जीवन से सीधा है, तो आप लोग कहिएगा भगवान बुद्ध के संबंध से है। महाबोधि मंदिर आ गया तो भगवान बुद्ध से ही संबंधित है, क्योंकि महाबोधि मंदिर में ही उनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिला था। महाबोधि मंदिर में जाइएगा तो वहाँ पर पीपल का पेड़ दिखाई देगा, उसी के जस्ट नीचे जो है उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। ये भी बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे, तो आप लोग कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन जो है मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भरतबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को जो है सरलेखना या संथारा कहा गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो आप लोग कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य यानी चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? प्रथम स्तंभ अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, तृतीय मुख्य शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आप लोग के लिए एचडब्ल्यू रहेगा यानी होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क रहने वाला है यानी एचडब्ल्यू क्या रहने वाला है, तो ये क्वेश्चन जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये एचडब्ल्यू आप लोग के लिए रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। आज का सेशन कैसा रहा? आई होप कि आज के सेशन में जितने क्वेश्चन मैं कराया हूँ सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन संबंधित कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के सहारा ले सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, इसका राइट आंसर बतलाएंगे। इसका राइट आंसर मैं यहाँ पर शो नहीं किया हूँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाएंगे। जिससे कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसके माध्यम से हम लोग कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं। जो एसएससी जीडी का चारों बुक है वो कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार यानी 2026 में एक सीट पक्का करना है एसएससी जीडी के थ्रू, तो आप लोग जो है इस बुक को जरूर जो है पूरा कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को आधा जो है आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट, यानी आधा आप लोग का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा कि किस चैप्टर को हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन वैसा है जो आपके एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम जिससे कि 2025, 2024, 2023, 2021, 2019 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसी टाइप से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई जो है यहाँ पर टफ क्वेश्चन नहीं आता है जो आपसे ना हो पाए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही जीएस का क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है। तो जो है चलिए अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी और जो है सेशन में, तब तक के लिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 2 या 4 दिन के बाद जो है मैं यहाँ पर शेड्यूल भी जारी कर दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा क्लास जानने के लिए कि कब किस टाइम पर कौन सा क्लास है इस चैनल पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।